नमस्कार। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो आपको पता है हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये मिशन सीटेट, और अगर आप एचटीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की जो ये क्लास है इसमें सभी जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है और ये एसएसटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें एसएसटी में पॉलिटी भी रहेगी, जियोग्राफी भी रहेगी और हिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है, बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सी टैट की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो तो एक सी टैट की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको जाकर जरूर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो हैं एक तरह से पी बाई क्यू हैं और इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए जो विधि है वो कौन सी सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है। अगर आप बच्चे को जियोग्राफी जो है वो रीड करवा रहे हो, जियोग्राफी का कोई टॉपिक समझा रहे हो, तो उस टॉपिक को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो एक बच्चे को कोई भी टॉपिक समझाया जाता है वो उसके लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी विधि होती है, जो उपयोगी मेथड होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च प्राथमिक जो स्तर है ये कौन से बच्चे होते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8। ठीक है, वो जो बच्चे हैं उनको जब हम कोई भी चीज, वो भी जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर बच्चे को समझा रहे हैं तो उस चीज को समझाने का सबसे बड़ा जो सबसे उपयोगी जो तरीका है वो है क्षेत्र भ्रमण विधि, यानी कि फील्ड ट्रिप पर। हम बोलते हैं कि हम बच्चे का एजुकेशनल टूर लेके जा रहे हैं, जब हम बच्चे को उस फील्ड का ट्रिप करवा देते हैं तो बच्चे की जो मेमोरी है उसमें वो चीज जो है वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि वो उसकी परमानेंट मेमोरी जो है वो बन जाती है। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा दिनों तक उस चीज को जो है वो अपने माइंड में रखता है। जैसे कि एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, हम मान लो कि हम बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चे को सिर्फ एक फोटो दिखाकर बच्चे को दिखाएंगे कि ये ताजमहल है, इसका रंग ऐसा है, ये ऐसा है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, तो बच्चा हो सकता है उतनी चीजों को जो है वो ग्रहण ना कर पाए। लेकिन अगर हम बच्चे को उसी ताजमहल को समझाने के लिए बच्चे को ताजमहल का ट्रिप भी करवा देते हैं, तो बच्चा जो है वो खुद जाकर उन चीजों को देखेगा कि ताजमहल ऐसा है, उसका आकार ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, वो कौन सी लोकेशन पर स्थित है। बच्चा जो है वो उन चीजों को सभी को जब खुद देखेगा, खुद अपनी आंखों से उन चीजों को महसूस करेगा, देखेगा, तो वो जो है बच्चे के माइंड में बहुत दिनों तक वो जो मेमोरी है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो एक फील्ड ट्रिप है यानी कि क्षेत्र भ्रमण विधि जो है उसके द्वारा जो है वो भूगोल सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझाई जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई भी, जैसे एक कोई मंदिर ले लो, कोई मस्जिद ले लो, कुछ भी अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो अगर आप बच्चे को फील्ड ट्रिप करवा सकते हो उस जगह की, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि एक भूगोल के किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन ये कुछ अलग है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर, आपको पता चल गया उच्च प्राथमिक स्तर में 6th से लेकर 8th तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि एसएसटी जो है उसकी पाठ्य पुस्तक, जब एसएसटी की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण किस उपागम पर बल देता है। ठीक है, तो कौन सा उपागम जो है वो एसएसटी की बुक में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि
जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की आपकी जो बुक है, उसमें कौन-सा ऐसा उपागम है उसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामाजिक और जो राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें कुछ भी छाप दिया जाए। उसमें जो है हमें जो है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से बच्चों को सिखाना। जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक बच्चे को हम समझा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का कोई टॉपिक है, तो बच्चे को हम उसकी रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से रिलेट करके अगर हम उन चीज़ों को समझाएँगे, तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को ग्रहण कर लेगा, ठीक है? उन चीज़ों को सीख जाएगा। जैसे मान लो कि हम बच्चे को एक यहाँ पर साइंस का ये एक उदाहरण याद आ रहा है अभी तो मेरे को। तो जैसे मान लो कि हम बच्चे को प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर हम बच्चे को एक प्लांट लेके जाके बच्चे को उस पूरे प्लांट की जानकारी ही हम दे देते हैं कि ये प्लांट की स्टेम है, ये प्लांट की रूट है, ये ब्रांच है, ये लीव्स हैं, तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी उस प्लांट के बारे में सीख जाता है, ठीक है? ये तो छोटे बच्चों के लिए उदाहरण है, लेकिन इसी तरह से हमें बच्चे को जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है उसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों से बच्चों को सिखाना होता है, ठीक है? जो बच्चे की रियल लाइफ है उससे रिलेट करके बच्चे को कोई भी टॉपिक जो है वो सिखाना होता है, ठीक है? तो बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक टॉपिक दिया गया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के बाजार, ठीक है? तो विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी जो परियोजना है ये सबसे ज्यादा उचित रहेगी। मान लो कि हम बच्चे को एक टॉपिक दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बाजारों से रिलेटेड आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर लेके आना है, ठीक है? तो बच्चे जो हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो बच्चों को सबसे उचित विधि होगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व उन बेचने के दामों की तुलना करना, ठीक है? जो दुकानदार हैं वो कौन से दाम में उस चीज को खरीद रहे हैं और कौन से दाम में उस चीज को बेच रहे हैं। ये जो सबसे अच्छी विधि है या सबसे अच्छा उपागम है, ये बच्चे को विभिन्न प्रकार के बाजारों को बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो रहने वाली है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अधिकतर जो लेख लिखे गए थे, अधिकतर जो अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है? ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है? तो अशोक के मोस्ट ऑफ द जो अभिलेख लिखे गए थे, ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, ठीक है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम जो है वो अशोक के अभिलेख जो है वो लिखे जा चुके हैं, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आरंभिक जो हिंदू मंदिरों में से एक हाल होता था। तो कुछ जो आरंभिक हिंदू मंदिर होते थे उनमें एक जो है वो हॉल होता था, ठीक है? एक हॉल होता था, ठीक है? तो जहां लोग जो थे वो इकट्ठे होते, तो इस स्थान को क्या कहा जाता था? आपने देखा होगा जो पहले के जो मंदिर थे, आरंभिक जो हिंदू मंदिर थे, वहां पर एक बहुत बड़ा एक स्थान बनाया जाता था जहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था। कोई भी डिस्कशन करने के लिए आप कह सकते हो, या कभी भी कोई बहुत बड़े लेवल पर पूजा अर्चना हो रही है किसी भी मंदिर में, तो वहां पर लोग जो थे वो इकट्ठे हो सकते थे। तो उस जगह को क्या कहा जाता था? उस जगह को मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था, ठीक है? तो आरंभिक हिंदू मंदिरों में जो हॉल होता था जहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो सकते थे, उसको मंडप जो था वो कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पिटक जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध बौद्ध जो संघ है उसके नियमों को जो है वो लिखा गया है, ठीक है? तो विनय पिटक जो है एक त्रिपिटक है, एक विनय पिटक है, ठीक है? एक सुत्त पिटक है, ठीक है? ये तीनों ही है, इनमें बौद्ध संघ के नियमों को जो है वो संग्रहित किया गया है, ठीक है? तो ये आपने याद रखने हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और त्रिपिटक, ये जो है ये बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित माने जा सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट को उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी, ठीक है? तो जो यहाँ से हमारे एक दो क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं कि राजा हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ठीक है? और
एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये भी बन जाता है कि बाण भट्ट ने किसकी रचना की है। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की है, जो राजा हर्षवर्धन के जीवन के जो जितने भी आरंभिक जो महत्वपूर्ण जो चीजें हुई हैं उनको लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित में। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है और बाण भट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और उन्होंने जो हर्षचरित को लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं कि बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और जो हर्षचरित जो लिखी गई थी उनके द्वारा वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी और तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक जो विहार बने होते थे वो किस चीज के बने होते थे। ठीक है, तो जो जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणियां होते थे उनको जब पहले पहले ठहराया जाता था एक विहार, यहाँ पर लिखा गया है एक शब्द आरंभिक विहार जो थे वो किस चीज के बने होते थे। तो वो बने होते थे लकड़ी के। ठीक है, वो लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जब पहले पहले बौद्ध भिक्षु और या फिर जैन भिक्षु भिक्षुणियां जाते थे तो उनके लिए लकड़ी के जो थे वो विहार बने होते थे। धीरे धीरे इनको जो था वो मिट्टी के विहार जो थे वो दे दिए जाते थे रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष जो था ये किन तीन राजवंशों के बीच में चला था। ठीक है, तो कन्नौज आपको पता है एक त्रिपक्षीय संघर्ष इस चीज के ऊपर रहा है, कन्नौज के ऊपर बहुत लंबे समय तक। ठीक है, एक लंबे समय तक तीन पक्षों के बीच में युद्ध चला है बहुत टाइम तक। ठीक है, तो ये संघर्ष जो था ये किन तीन पक्षों के बीच में था। तो ये था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में। ठीक है, पाल, राष्ट्रकूट आपने याद रखना है और गुर्जर प्रतिहार आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तीन शक्तियां या तीन राजवंश आप याद रख सकते हो, ये थे पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी मत के अनुसार जो खानकाह थे उनसे क्या अभिप्राय होता था। ठीक है, तो खानकाहों को से क्या अभिप्राय होता था। तो खानकाह होते थे वे स्थान जहां पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, उनको खानकाह जो था वो कहा जाता था। ठीक है, जो सूफी संत होते थे वो बैठक जहां पर बैठक का आयोजन कर देते थे उसी जगह को जो था वो खानकाह कहा जाता था। ठीक है, ये हम पहले भी शायद इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो खानकाह थे या फिर सूफी संत जो थे ये गुरुओं को पीर कहा जाता था और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुरीद और पीर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। पीर गुरु को कहा जाता था और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। तो ये भी सूफी मत से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जाम में कई बार, तो ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी। तो जो चोल राजा थे वो क्या करते थे, वो एक ब्राह्मण जो होते थे या फिर किसी जगह पे अगर मंदिर बन रहा है तो वहां पर वो क्या करते थे, भूमि दान कर देते थे। और वो भूमि कैसी होती थी, वो कर मुक्त होती थी, यानी कि उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कर जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भूमि दी जाती थी चोल राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को, ये कर मुक्त भूमि दी जाती थी और ये दान की जाती थी उनके द्वारा। तो इस भूमि को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम इस भूमि को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीखे फिरोज शाही जो है ये किसकी रचना है। जो तारीखे फिरोज शाही रचना है ये है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की ये रचना है। और ये जो तारीखे फिरोज शाही है इसी तरह की बहुत सारी रचनाएं जो है वो जो सुल्तान थे, जो इस्लाम धर्म के जितने भी सुल्तान हुए हैं उनकी एक तारीफ में, उनके संघर्षों का जो उनकी जो महत्वपूर्ण जीतें हुई हैं या युद्धों में जिन्होंने उन्होंने जहां जहां पे जीत हासिल की है उनको, उनकी एक वीर गाथाओं को लेकर या उनकी एक बहुत ज्यादा बखान करने के लिए इन जो रचनाएं हैं ये की गई हैं। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी जो थे इनके द्वारा तारीखे फिरोज शाही की रचना जो थी वो की गई थी। ठीक है, जो राजा फिरोज शाह थे उनकी फिरोज शाह तुगलक जो थे उनकी
एक बड़ाई के रूप में, एक बहुत बड़ा एक बताने के लिए कि बहुत बड़े संघर्षकर्ता थे ये, बहुत बड़े एक अच्छे मतलब उनको बताया जाता था इन पुस्तकों के द्वारा, ठीक है? तो फिरोज़ शाह जो तुगलक थे, सुल्तान, ठीक है? उनके लिए ये फिरोज़ शाही लिखी गई थी ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 19वीं सदी में किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था? ठीक है? तो कुरान शरीफ की आयतों का यानी कि जो मुमताज़ अली थी, जिनके नाम पर जो है वो ताजमहल का निर्माण भी किया गया है। तो ये जो थी इनके जो था इनके द्वारा कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिस प्रकार हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता को कहा जाता है, उसी तरह से जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उनकी आयतों का हवाला देकर कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि औरतों को अपने घर के अंदर रखना है, चार दीवारों के अंदर कैद रखना है। औरतों को भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है, ठीक है? तो उन आयतों का हवाला देकर जो था वो स्त्रियों की या महिलाओं की शिक्षा पर जो सबसे ज़्यादा बल दिया था, वो दिया था मुमताज़ अली ने, ठीक है? तो मुमताज़ अली ऐसी थी जिन्होंने 19वीं सदी में जो था वो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर सागा क्या है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो केसर सागा जो है ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है ये केसर सागा, ये आपने याद रखना है। तो काला सोना क्या है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है? पेट्रोलियम को काला सोना जो है वो कहा जाता है। केसर सागा का आपको पता चल गया, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। काला सोना जो है वो पेट्रोलियम होता है। उसी तरह से जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी चोल राजाओं के द्वारा, उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ठीक है? और सूफी मत के अनुसार जो खानकाह होते थे, खानकाह क्या होता है? तो खानकाह होता है जहाँ पर सूफी संत जो है वो बैठकों का आयोजन जो है वो करते थे, ठीक है? विनय पिटक, त्रिपिटक और सुत्त पिटक का आपको पता चल गया। इसमें बौद्ध संघ से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका जो है वो उनको संग्रहित किया गया है, ठीक है? और जो हर्षचरित है उसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ये आपको पता चल गया। और आरंभिक जो विहार होते थे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के, वो लकड़ी से बने होते थे, ठीक है? और जो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष चला था वो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, 3 शक्तियाँ थी उनके बीच में चला था, ठीक है? भूगोल का अगर आप शिक्षण करवा रहे हो बच्चे को तो आप क्षेत्र भ्रमण के द्वारा अच्छे से करवा सकते हो, ठीक है? और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो है वो वास्तविक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे वो ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़े ही क्वेश्चन हैं। अगर आपने मेरी इससे पीछे की क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन क्लासेस को भी जाकर ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो कहलाएँ। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी क्लास जो है वो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।